Chapter number 8, Gravitation, numerical type number 1. टाइप 1 में हम कैपलर्स लॉ को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कैपलर्स फर्स्ट लॉ, हम कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आपको रिकॉल करा दें कि ये एलिप्टिकल पाथ, इस एलिप्टिकल पाथ में सन किसी एक फोकस पे हमने यहाँ पे एज्यूम किया और इसके अबाउट जो प्लैनेट है वो एलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगा। ये फर्स्ट लॉ हुआ। सेकेंड लॉ में इसमें कोई फार्मूला नहीं, सो कैपलर्स सेकेंड लॉ, तो कौन सा, द इक्वल एरिया स्वेप्ट वाली कंडीशन। डायग्राम हम ये पहले ले लें। यहाँ से दो सिचुएशन इसकी, यहाँ पे दो सिचुएशन कंसिडर कर लें। तो ये जो एरिया है, ये एरिया इस एरिया के इक्वल होगा, मीन्स एरिया स्वेप्ट इट इज़ सिमिलर इन सेम टाइम इंटरवल। तो हमने थ्योरी में ही समझाया था डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इट इज़ एल अपॉन 2m। यहाँ पे एल कांस्टेंट था, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। कैपलर्स थर्ड लॉ पे आ जाते हैं। जिसको हम लॉ ऑफ पीरियड बोलते हैं। उसमें क्या था, टाइम पीरियड का स्क्वायर वो सेमी एक्सिस के क्यूब के प्रपोर्शन में होगा, मतलब ये इतनी वैल्यू क्या है, दिस इज़ ए। अब इस बेस पे न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं, तो इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 और एक्सरसाइज में एक बनता है एक्सरसाइज 17, इतने न्यूमेरिकल इसकी बेस पर हैं। छोटा टाइप है ये। चलिए सबसे पहले आता है एग्जाम्पल नंबर 1। क्या मेंशन किया इस एग्जाम्पल में, क्वेश्चन क्या है, लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरिहेलियन पॉइंट P इन द फिगर 8.1। हम उस फिगर का भी डायग्राम ले लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। Hey Siri, take a screenshot. चलो डायग्राम को बना दो, सिरी स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रही है। ये इलिप्टिकल पाथ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब इसमें कंडीशन क्या दे के रखी हुई है, जो पॉइंट्स बता के रखे हैं उन पॉइंट पे डिस्कस करें। ये लाइन ये पॉइंट हो गया सन के लिए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट ए। यहाँ पे हम एस डैश पॉइंट दे सकते हैं। प्लैनेट के लिए हमने पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया, ये रहा एक टाइम पे प्लैनेट पी। अब जो पेरिहेलियन पॉइंट बोला हुआ है तो वो पी पॉइंट और ए पॉइंट जो भी देख रहे हैं, इन पॉइंट्स पे क्या लिखा हुआ है,
पेरिहेलियन पॉइंट P इन द फिगर, तो इस पॉइंट पे बी यू पी वी पी एंड द सन प्लैनेट डिस्टेंस इज एस पी इज आर पी। मतलब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है सन से प्लैनेट का डिस्टेंस एस पी, उसको हमने क्या लिया बेटा आर पी, और एग्जैक्टली इस जगह पे इसकी जो स्पीड है दैट इज वी पी। रिलेट आर पी वी पी to the corresponding quantities at the aphelion point आर ए वी ए। मतलब जब ये कहाँ पे पहुँच जाए प्लैनेट, इस पॉइंट पर आ जाए, तो क्या होगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ। ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, दिस इज आर ए, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी वी ए। मीन्स मुझे रिलेट करना है, किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है, दैट इज आर पी वी पी और यहाँ पर आर ए एंड वी ए। सो लेट्स स्टार्ट। अब कंडीशन क्या कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। एज द एंगुलर मोमेंटम of the planet is constant due to no torque, line of force passing through the sun। आप चाहो तो मत लिखना इसको, थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बस आपको रिकॉल करा दिया मैंने। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों रहेगा, तो इसका मीनिंग हो गया कि दोनों पॉइंट पे, जब P पॉइंट पर होगा तब और जब A पॉइंट पे होगा तब, दोनों जगह पे एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, वी नो दैट द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आर पी, बट दिस P इज नथिंग बट एम वी। तो मैं इस फॉर्मूले को इस लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मास ऑफ द प्लैनेट इट इज m, आर पी एंड दिस इज वी पी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज़ m r at point r of a and velocity at the point p। मास रिमेन्स कांस्टेंट, हम इस मास को कैंसिल कर दे रहे हैं। अब रिलेशन क्या हो गया यहाँ पर, सो आई कैन राइट वी पी बाय वी ए इज इक्वल्स टू आर ए बाय आर पी। अब कंडीशन मालूम है कि ये वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 1। रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस वी पी विल बी ग्रेटर देन वी ए। अब ये कंडीशन क्या बोल रहा है, तो हम बात करते हैं एरिया के लिए अभी यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे बोला ना, विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रावर्स बी ए सी एंड सी पी बी। बी ए सी कौन सा, देखो ये रहा, बी ए सी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लेगा उसे कंपेयर में हम सी पी बी की बात करते हैं। तो क्या है ये सी पी बी। अब आपको दिख रहा है कि भाई डिस्टेंस तो सेम है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या एरिया की बात आएगी। अब अगर मैं आपको रिकॉल करूँ थ्री पार्ट, मैं यहाँ से कनेक्शन कर दूँ अगर इस लाइन को ऐसे, यहाँ पे ऐसे, तो ये एरिया आप देख रहे हो, दिस एरिया इज़ वेरी लार्ज। और अगर यहाँ पर आप देखो, गिरा, तो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं यहाँ पर। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, हम उसको स्टेटमेंट में लिख दें, हियर एरिया ऑफ एनक्लोज्ड पार्ट, तो कौन सा था, बी ए सी था, तो उसमें सन से स्टार्ट कर रहे हैं, एस बी
ए सी, देख लो आप, एस बी ए एन सी, आई होप आपको दिख रहा होगा। फिर से एक बार, एस बी, फिर यहाँ से लेके ए टू सी, एन सी टू एस। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ लार्जर, एरिया ऑफ एनक्लोज पार्ट, कौन सा दूसरा वाला, कौन सा का, एस बी पी सी। अब कैपलर सेकेंड लॉ क्या कहता है, बट डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर एरिया बढ़ा तो टाइम बड़ा करना पड़ेगा। अगर मैं इसको लिखता हूँ बेटा डेल्टा ए किसके लिए, एस बी ए सी, ये है बड़ा किससे, एरिया एनक्लोज, कौन सा, एस बी पी सी, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल कब बनेगा, जब मैं यहाँ का जो टाइम है और यहाँ का जो टाइम है उसमें क्या कर दूँ, ये वाले टाइम को ग्रेटर कर दूँ, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर सो डेल्टा टी फॉर बी ए सी, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी ग्रेटर फॉर किसके लिए, डेल्टा टी फॉर इट इज सी पी बी। सीधी सी बात है, अगर ये 10 है ये 5 है तो दोनों को बैलेंस करना है। अगर आप इसको 5 से डिवाइड कर रहे हो तो आप इस सपोज 5 से नहीं, हम 2 रख देते हैं। अगर आप इसको 2 से डिवाइड तो उसको 1 से डिवाइड करो, तभी दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, मतलब यहाँ पे डिवीज़न की वैल्यू इसके कंपेयर में ज़्यादा होनी चाहिए। दैट्स इट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, टॉप मोस्ट एमपी सम है, 3 equal masses of m kilogram, each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये m मास, ये भी m मास, ये भी m मास। What is the force acting on mass is 2m placed at the centroid G of triangle। चलो पहले फर्स्ट पार्ट हम फाइंड करते हैं। इसके सेंट्रॉइड पे हमने एक मास 2m रखा हुआ है, वो यहाँ पर है, यू कैन सी, ये रहा। तो उसे फोर्स क्या लगेगा वो निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, टाइप 1 में मैंने सिर्फ इतना ही बताया ना आपको, टाइप 1 में और भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं हम, तो उसको भी रखना, कूलम्स लॉ, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला रखना भूल गया मैं। इफ 2 bodies are there, they are separated with a particular distance r, their masses are m1 m2, so the force acting between them, it is g m1 m2 by r square। g constant है, it is 6.67 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब अगर ये वेक्टर फॉर्म में आए, देखो वेक्टर फॉर्म में कैसा है ना, जो यूनिट वेक्टर लिखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप कौन सा सिंबल देते हो उसको। जब भी आप उसको लिखो तो रिप्रेजेंट जरूर करना आपने कौन सा डायरेक्शन क्या चूज़ किया हुआ है। जैसे अगर मैं इसको मानता हूँ, आई एम राइटिंग इट इज़ 1 to कैप, मतलब 2 से 1 की तरफ है, राइट। अब जिसको जो बोल सके इसको, सो व्हेन यू विल राइट इट, तो कैसे लिखोगे आप, तो यहाँ पे फर्स्ट ने क्या किया, अट्रैक्ट किया है, डायरेक्शन गलत मत करना, बस लिख देना क्या है, इट इज़ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग m2 m1। मतलब हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसको 1 2 रखेंगे, ये 1 2, यहाँ पे वेक्टर r1 में से वेक्टर r2 माइनस करेंगे। कुछ बुक में इसको हम 2 1 भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट, पर ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, आप जो भी लिखो आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पर। चलो यहाँ पर आते हैं। तो देखो सबसे पहले समझ लो, सारे मासेस फोर्सेस लगा रहे हैं,
तो मैं इसको अपनी तरफ से लिख सकता हूँ, कुछ भी सिंबल दे सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि जो फोर्स इस वाले पे ये लगाएगा, ऑब्वियसली ये अपवर्ड होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स हो गया, ये डायरेक्शन हुआ। मैं लिख सकता हूँ फोर्स एक्टिंग ऑन जी बाय ए। यहाँ पे ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, बाहर की तरफ ये भी आया, ये हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन जी बाय बी। और ये फोर्स लाइन दिख रही बेटा ये वाली, दिस वन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन जी बाय सी। अब अगर एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे देखो एक्सिस बना के रखा हुआ है, हीरा एक्स एक्सिस है। कैसे 30 डिग्री बना हुआ बता दूं मैं आपको, ये टोटल 60 है, अगर ये 60 है तो इसका ये हाफ 30 हो गया। अब यहाँ से ये 30 बन रहा है, यहाँ पे ये भी 30 बन रहा है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, तो 30 30 60 और ये बनेगा 120। तो यहाँ से ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30, क्योंकि टोटल 180 बनना चाहिए इतना पूरा का पूरा, दैट्स वाई। तो फिर भी आपको ये एंगल तो गिवन ही है। तो अगर आपको एंगल प्रॉब्लम हो तो आप अपनी तरफ से कंसिडर कर सकते हो, इधर उधर कुछ भी शो करके। चलिए अब इनकी डायरेक्शंस को मेंशन करते हैं, कौन सी डायरेक्शन में कैसा फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें अपनी तरफ से, डिस्टेंस तो दे के रखा, देखो ए जी बी जी सी जी 1 मीटर है, बट आई एम राइटिंग दैट अगेन, मैं फिर से लिख रहा हूँ उसको, वो गिवन डेटा में आ गया क्या है। सो हियर सबसे पहले ए जी बी जी सी जी दे ऑल आर सिमिलर, और कितनी वैल्यू है, दैट इज 1 मीटर। जब सारे डिस्टेंस सेम है तो फोर्स वैल्यू सेम, जी पे ए जो फोर्स लगाएगा वही फोर्स जी पे बी लगाएगा, वही फोर्स जी पे सी लगाएगा। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज ऑफ पेयरिंग सेम है, लगाने वाला फोर्स m और जिस पे लग रहा है वो 2m, और सेपरेशन सबके बीच में कितना r² तो है ही। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो ये भी r, ये भी r और ये भी r। अब पेयरिंग देख लो, अगर ये m है तो ये 2m है, फिर ये m है तो ये 2m है, ये m है तो ये 2m है, मतलब वैल्यू सेम है सबकी। अब ये 1 मीटर है तो आई कैन राइट 2gm², इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने इसको। पर मुझे तो वेक्टर कंडीशन निकालनी है। सो हियर नेट फोर्स ऑन द सेंट्रॉइड, ऑन द सेंट्रॉइड मतलब 2m मास जो रखा है सेंटर पे वो। सो इट इज Fg इज इक्वल्स टू, जी पे फोर्स ए ने लगाया, जी पे फोर्स बी ने लगाया और जी पे फोर्स सी ने लगाया। एक बात तो कन्फर्म है कि सबके मैग्नीट्यूड तो सेम है, एफ है, लेकिन अब नोटिस करो ये एक्सिस अगर ड्रॉ करूं बेटा तो ये वाई है, मेन जो फोर्स लग रहा है एफ जी ए, ये अपवर्ड हो गया वाई के डायरेक्शन में। सो आई कैन राइट एफ जे कैप। चलो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, पर जी बी का डायरेक्शन अगर देखो तो वो यहाँ आ रहा है ऐसे। एंगल कितना, तो बेटा ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है। हमेशा एंगल हम क्या करेंगे, एक्स के साथ लेंगे, भले वो नेगेटिव साइड में हो। तो अगर देखो तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक क्या बना, एक्स कंपोनेंट बना, यहाँ से एक एक्स बना और एक बना वाई। क्वाड्रेंट देखो तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, मीन्स मैं यहाँ पे दोनों टर्म को नेगेटिव ले सकता हूँ। मीन्स माइनस कॉस 30 आई कैप माइनस साइन 30 जे कैप। अब लास्ट में आता है फिर से मैग्नीट्यूड, तो इसका जी सी का वही रहेगा। डायरेक्शन देख लेते हैं बेटा, तो उसका डायरेक्शन देखो इस साइड यहाँ पर है, मतलब अगर यहाँ पे फिर से मैं क्वाड्रेंट बनाऊँ आपके लिए तो उसका डायरेक्शन ये मिलता है। एंगल तो ये भी यहाँ से कितना 30, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इस साइड आएगा। तो इसके दो कंपोनेंट बन गए, ये पॉजिटिव एक्स हुआ
ये नेगेटिव y हुआ. It is plus cos 30 I cap माइनस sin 30 j cap. सब में से मैं f कॉमन ले लूँ, ये j cap हो गया. इस वैल्यू को देखो माइनस cos 30, तो cos 30 होता है बेटा √3/2. sin 30 इट इज़ 1/2. फिर यहाँ पे कितना √3/2 इसका, लास्ट में आगे कितना 1/2. हम डायरेक्शन दिखा दें बेटा, इसके लिए आई कैप है और ये जे कैप है. अब देखो ये दोनों वैल्यू प्लस और माइनस तो कैंसिल हुआ. अब देखो ये सिंगल जे, ये हाफ हाफ दोनों माइनस है, मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो एफ अंदर ज़ीरो वेक्टर मिला, मीन द रिजल्टेंट फोर्स इज द ज़ीरो. तो कोई फोर्स बनता नहीं है यहाँ पर. अब अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर दूसरे पार्ट पे चलें. क्या दिया दूसरा पार्ट यहाँ पर, ऐसा मेंशन किया है व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल्ड. वर्टेक्स ए पर का मास डबल कर दूंगा. मतलब अगर नोटिस करो तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, बस वैल्यू में चेंजेस क्या आएंगे देखो बताऊं. नाउ अब जो फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए आएगा वो कैसा होगा भाई, सेंट्रॉइड पे भी 2m और ए पर भी 2m हो गया, डिवाइड बाय r². मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4gm², या फिर आप लिख सकते हो 2 × 2gm². मतलब ये f का डबल हो गया जो हमने सबके लिए f कंसिडर किया था. और जो हमारे पास वैल्यू थी जी पे फोर्स बी ने जो लगाया, जी पे फोर्स जो सी ने लगाया, वो तो सेम ऐसा रहेगा. इट इज़ ट्वाइस ऑफ gm², और उसको मैंने f लिया इसीलिए डबल हो गया. तो अब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे नेट फोर्स वाला कि जी पे फोर्स कौन लगा रहा है, तो जी पे ए ने लगाया फोर्स, जी पे बी ने लगाया फोर्स और जी पर सी ने लगाया फोर्स. तो यहाँ पे 2f कैप हो जाएगा. बाकी ब्रैकेट में सारा का सारा वही. तो यहाँ पे माइनस cos 30 आई कैप माइनस साइन 30 जे कैप, बस इसके प्रीवियस वाले स्टेप बेटा, cos 30 आई कैप और साइन 30 जे कैप. अब अगर नोटिस करें तो f कॉमन रहेगा, 2j कैप होगा माइनस √3/2. इसके पहले वाला देखोगे तो क्लियर होगा, ध्यान रखना, हम रिपीट कर रहे हैं वही. अब देखो ये तो डायरेक्टली उड़ गया, कैंसिल हुआ. लेकिन अब देखो ये 2j है, ये हाफ है हाफ, मतलब अंदर एक जे कैप बचेगा. तो f क्या था, f इज 2gm² जे कैप. ये हमारा नेट फोर्स मिलेगा, मतलब इतना रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड की डायरेक्शन में लगता है. नाउ कमिंग टू द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस टाइप. रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकेंड. चलो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, इट इज़ 5 किलोमीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पर नहीं ये इस टाइप का नहीं है सम, सॉरी बेटा. ये है 12th नंबर वाला न्यूमेरिकल. क्वेश्चन क्या देख लो अब इसमें. रॉकेट just a moment.
चलो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रॉकेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अर्थ टूवर्ड सन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ्स सेंटर इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट इज़ ज़ीरो। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने एक, ये क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, मैं पहले इसको हटा दूँ। क्वेश्चन नंबर है 12। तो ऐसा बोला हुआ है कि अर्थ से हमने एक रॉकेट को फायर किया, कहाँ पर? सन की तरफ, राइट। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी दिखाना है, ये हो गया। तो यहाँ से एक रॉकेट को हमने फायर किया, बोल रहे रॉकेट कहाँ पर पहुँचे कि जिससे उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए? ज़ीरो। तो ऑब्वियस वो अर्थ के पास में होगा, तब ऐसा होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि अर्थ का मास तो कम है, तो फोर्स कम लगा पाएगा, और सन तो बड़ा है तो सन ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इसलिए उससे दूर रखना पड़ेगा थोड़ा। ये हमारे पास जो है ये रॉकेट है। तो फोर्स कैसा लग रहा है? ये अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन रॉकेट बाय द अर्थ, और सन अपनी तरफ खींच रहा है इस साइड। ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन रॉकेट बाय द सन। दोनों म्यूचुअली अपोजिट इन डायरेक्शन में है। जो टोटल डिस्टेंस है इनके बीच का सेंटर टू सेंटर, वो मैंने कंसिडर किया है r। तो अब यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ मैं, क्या? अच्छा, डेटा में देखो, मास ऑफ सन, ये यूनिवर्सल वैल्यू लर्न कर लीजिए, इट इज़ 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। और मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इट इज़ 1.5 10⁻11 मीटर। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं? नोट लिख देते हैं, क्या कि लेट अस कंसिडर the rocket is at distance x from the center of the earth, where the force acting on rocket by the earth and by the sun are same in magnitude and mutually opposite in डायरेक्शन। तो ऐसा है तभी तो नेट फोर्स ज़ीरो होगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो फोर्स एक्टिंग ऑन रॉकेट बाय द अर्थ इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन रॉकेट बाय द सन। मैं वेक्टर नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, इतना हमको मालूम पड़ गया। डायरेक्शन अपोजिट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। फॉर्मूला क्या? इट इज़ जी एम ई बाय एक्स स्क्वायर। मालूम पड़ा बेटा? इसका मास कितना रॉकेट का? हमने m कंसिडर कर लिया। ये है मास ऑफ अर्थ, तो पहले इनके बीच की पेयरिंग हो गई, फिर ये मास ऑफ सन, फिर इनके बीच की पेयरिंग हो जाएगी। सो इट इज़ जी एम एम एस एंड हियर इट विल बी r माइनस एक्स होल स्क्वायर। दोनों साइड कैंसलेशन में क्या, g और m तो कैंसिल हो गए बेटा। तो यहाँ पे आपको क्या मिला? इट इज़ एम ई बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज एम एस डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। हम थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप करें, इस पार्ट को मैं वहाँ ले आऊँ, तो इट विल बी आर माइनस एक्स होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ये एम एस ऊपर था तो इस तरफ से एम ई नीचे आ जाएगा, एम ई।
अब अगर मैं यहाँ पे इस r माइनस एक्स बाय एक्स को एक कंपोनेंट लूँ तब भी लिख सकता हूँ इट इज़ ms बाय me। नाउ सॉल्व करते हैं इसको। तो ये r बाय एक्स माइनस एक्स बाय एक्स ये वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो मास ऑफ सन कितना, इट इज़ 2 इंटू 10 रेज टू 30 एंड दिस इज 6 इंटू 10 रेज टू 24। ये वैल्यू जो हमने लिखी ऊपर से, इसको सॉल्व करने से आपको ऑलमोस्ट मिलेगा 577 और ये r बाय एक्स माइनस 1 बचा, ये 577। तो अब अगर मैं यहाँ पे r बाय एक्स को सब्जेक्ट लूँ तो 577 प्लस 1 मीन्स 5। ये आप सॉल्व करके चेक करना एक बार। तो मैं अगर अब यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाऊँ तो x ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मीन्स r बाय 578 इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे r की वैल्यू है, सो r इज़ 1.5 10 रेज टू 11 है, दिस इज़ 578। डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 0.00259। एक बार कैलकुलेशन कर लेना 11। तो x कितना हो गया, इट इज़ 2.59 10 रेज टू 8 मीटर। मतलब इस डिस्टेंस पे उसके ऊपर फोर्स किस पे, रॉकेट पे फोर्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये टाइप हमारा ओवर।